हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। काव्या और आशी जो अब मेंशन से बाहर निकल चुके थे, वहीं आशी अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि अब उसे किसी बात की टेंशन ही नहीं थी। जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आने वाली थी वो तो अपने आप ही ख़त्म हो गई थी। और जहाँ तक बात रही वॉइस मेल की, तो आशी को अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो था, मगर जब उसने वॉइस मेल सुन लिया था तो अब उसे ज़्यादा फिक्र नहीं थी। और अब वो फिर से बिंदास होकर के अपनी दूसरी प्लानिंग की तरफ बढ़ जाती है। वो धन्नो को ड्राइव करते हुए काव्या से कहती है, अब शादी करने का तो कोई रीज़न बचा नहीं है। काव्या जो उससे कहती है, शादी ना करने का भी कोई रीज़न तूने बनाया नहीं अब तक। मुझे नहीं लगता कि तू अब ये शादी कैंसिल करा पाएगी। तुझे पता है ना अपनी मॉम के बारे में। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार, आज मुझे मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाना था। काव्या जो खुश होते हुए कहती है, ओह वाह, मैं भी चलूं। मैं तेरी हेल्प करा दूंगी साड़ी वगैरह खरीदने में। मुझे सारे आइडियाज़ है, तुझे तो कोई आइडिया है भी नहीं ना। आशी जो कहती है, हाँ ठीक है, सारी साड़ियाँ वगैरह ना तेरे ऊपर ही लोग ट्राई कर लेंगे तो बेहतर होगा। मैं तो साड़ी वाड़ी पहनने से नहीं रही ब्रो। आशी जो अपनी मॉम का नाम ली ही थी कि तभी उसके मॉम का ही कॉल उसके फ़ोन पर आने लगता है। आशी जो ड्राइविंग करते हुए फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है, लो मम्मा का कॉल आ गया, अभी ये मुझे 4 बातें सुनाएंगी। ए बहन प्लीज़ तू ही पिक कर ले प्लीज़। काव्या जो फ़ोन को देखती है और फिर उसे घूरते हुए कहती है, सारा काम मुझसे करवाती है नालायक। और ये बोल करके वो फ़ोन उठा लेती है। और दूसरी तरफ से आशी की मॉम सुरभि जी को लगा था कि ये आशी ही होगी, जिसकी वजह से वो डांटते हुए कहती हैं, कहाँ हो तुम सुबह से। हाँ, एक तो रात भर पता नहीं कहाँ गायब रही, ऊपर से फिर सुबह निकल गई पता नहीं कहाँ। तुम्हारे पैर कभी घर पे क्यों नहीं टिकते हैं। लड़कों की तरह बस आवारागर्दी करने आता है तुमको। ना तो कोई घर की जिम्मेदारी है, 2 दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट है, अभी तक तुम पार्लर भी नहीं गई। मुझे पता है कि कल तुम पार्लर नहीं गई थी, तुम्हारी शक्ल से लग रहा था। मुझे क्या बेवकूफ़ समझती हो तुम। इतनी सारी बातें सुनते सुनते काव्य जो तुरंत ही फोन को स्पीकर पे कर देती है, ताकि आशी के हक का डांट आशी ही सुने, काव्य क्यों सुने। काव्य जो स्पीकर पे करते हुए आशी को देखते हुए कहती है, सुन ले, आंटी जी तेरे ऊपर नाराज हो रही हैं, चुपचाप से फटाफट घर चल। आशी की मॉम सुरभि जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काव्य जो फोन को स्पीकर पे कर देती है और आशी की तरफ फोन बढ़ा देती है। आशी जो अपनी मॉम को बीच में रोकते हुए कहती है, अच्छा आ तो रही हूँ, क्या हो गया है भाई, इतना क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, थोड़ा देर तो हुआ था निकले हुए, 11:30 बजे का निकले हूँ। सुरभि जी जो कहती हैं, 11:30 बजे से निकली हो, 4 बजने को आ गए हैं, और तुम पहले घर पहुंचो उसके बाद बताती हूँ तुम्हें। बहुत जबान चलने लगी इस लड़की की। और ये बोल करके वो उधर से फ़ोन कट कर देती है। काव्या जो हंसते हुए कहती है, मंत्री जी से तो बच गई, अब अपनी मम्मी से कैसे बचोगी। आशी जो एक बार उसे घूर कर देखती है और फिर ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहती है, बेटा जी आप भी नहीं बचने वाली, आपकी मम्मा को भी पता है कि आप हमारे साथ घूम रही हैं। आशी की धन्नो अब उसके घर के सामने आकर रुक चुकी थी। काव्या और आशी जो तुरंत ही गाड़ी से उतर जाती है। वहीं काव्या जो धीरे से अपने घर को जाने वाली थी कि तभी सुरभि जी और साथ ही काव्या की मॉम जो दोनों काव्या की मॉम काव्या को आवाज लगाते हुए कहती हैं, कहाँ अपने घर को निकल रही हैं मैडम, इधर आइए। इस वक्त सुरभि जी और काव्या की मॉम दोनों आपस में बैठ कर के बाहर ही बातें कर रहे थे। आशी जो काव्या की कलाई पकड़ती है और उसे खींचकर अपने साथ लाते हुए कहती है, मैं अकेले क्यों डांट सुनूं, तू भी चल। और वैसे भी मेंशन तो तू भी मेरे साथ गई थी ना, और वहां से जो सेटलमेंट करके आई उसके बारे में नहीं बताई अपनी मम्मा को। काव्या जो थोड़ा नाराज होते हुए आशी से अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ बदतमीज, तेरी वजह से मैं हमेशा फंसती हूँ। अगर आज मुझे डांट पड़ी ना तो बस आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। आशी जो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और उसकी कलाई पकड़ के उसे जबरदस्ती खींचकर उसके मॉम के सामने ला देती है। काव्या की मॉम जो काव्या को डांट लगाना शुरू की थी कि तभी सुरभि जी जो आशी के सामने आते हुए कहती हैं, दोपहर के 4 बज रहे हैं, इतनी धूप में इस तरह घूम रही हो, देखो कैसा रंग सांवला पड़ गया तुम्हारा। आशी जो अपने बाल को सेट करते हुए कहती है, अरे क्या फर्क पड़ता है माँ, मैं सांवली रहूं चाहे गोरी रहूं, अच्छी तो मैं हमेशा लगूंगी, और दिमाग जो है ना मेरा वो सुपर हीरो की तरह चलता है।
तो शक्ल वकल पर मत जाइए आप, ठीक है। आशी की मॉम जो कहती हैं शक्ल वकल पर मत जाइए, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी को तुम पसंद आई होगी, लेकिन तुम्हारी हरकतें अगर वो देख लेना तो तौबा तौबा, उसी दिन तुम्हारे साथ रिश्ता कैंसिल कर दे। सारे टाइप की हरकतें तो दिखा चुके हूँ, अश्लील भी बन गई, फाइटर भी बन गई, किसी भी टाइप के मेरी हरकतों से उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं है, शादी कैंसिल कर ही नहीं रहे। आशी जो अपनी मॉम से कहती है मम्मा मैं काफ़ी टाइम से बाहर घूम रही थी, थक गई हूँ, मुझे अंदर जाना है, और ये बोल करके वो अपने रूम में जाने वाली होती है कि तभी आशी की मॉम उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं चुपचाप से हमारे साथ शॉपिंग करने चल रही हो तुम, और हाँ साथ में ये जो तुम्हारी शक्ल है ना जिस पर तुमने 12 बजवा ली हैं उसको भी ठीक करवाना है, पार्लर चलना है आज। 4 घंटे अगर तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं हुई ना फेस की तो बहुत ही बुरी लगोगी। लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारा चेहरा दुल्हन वाला चेहरा है। जब हमारे टाइम में शादियां हुआ करती थी, क्यों निर्मला जी, हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकला करते थे। निर्मला जो काव्या की मॉम थी वो भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए चेयर से खड़े होते हुए कहती हैं सही कह रही हैं, और हम जैसी लड़कियों के चेहरे पर कितनी चमक हुआ करती थी, शादी का नाम सुन के ही हमारे चेहरे पर तो ब्लश आ जाता था, ब्लश की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, शादी तक इन लोगों को घूमना ही लगा रहता है। सुरभि जी जो आशी का हाथ पकड़ते हैं और निर्मला जी काव्या का, और वो दोनों लोग ज़बरदस्ती अपने अपने बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। वैसे काव्या को तो शॉपिंग करने में कोई ख़ास दिक्कत ही नहीं, मगर आशी को थी। आशी जो कहती है हम धन्नो से चलते हैं ना, मैं ड्राइव कर दूंगी। सुरभि जी जो कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड आ रहे हैं, वही हमारे साथ चलेंगे, और हाँ ज़रा सी भी बदमाशी की ना तो जान लेना, सबके सामने कान पकड़ के उठक बैठक करा दूंगी मैं। आशी जो कहती है जहाँ पूरा लखनऊ आशी राठौर के नाम से कांपता है, वहाँ मेरी मम्मी मेरे कान पकड़ने की बात कर रही है। मतलब माँ बाप को बच्चों के अचीवमेंट से घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। ये वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी कि तभी काव्या जो उससे कहती है कौन सी अचीवमेंट की बात कर रही हो मैडम। काव्या जो उसके पास आकर कहती है, आशी जो कहती है बहुत सारी अचीवमेंट है, तुम देखो तो जा करके, चाहे कितने भी बड़े बड़े गुंडे हो, मेरे सामने उन लोग का नजर झुक जाता है, ये कोई अचीवमेंट नहीं तो क्या है। काव्या जो कहती है गुंडी पैदा हो गई है तू और गलत घर में आ गई है, अब शांति से चल वरना जान ही देना, तेरी मम्मा तेरे बाल खींच खींच करके ना और छोटा कर देंगे। थोड़े ही देर में सौरभ जी आ जाते हैं और वो लोग साथ में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग मॉल में इस वक्त आशी के ऊपर अलग अलग रंग की साड़ियां देखी जा रही थी कि कौन सी साड़ियां आशी के चेहरे पर खिल रही हैं, और आशी का मुंह जो पूरी तरह से खराब सा बना हुआ था, जैसे उसका मन कर रहा हो कि वो ये सारी साड़ियां इधर उधर फेंक करके वहां से बाहर भाग जाए। मगर सुरभि जी जो उसे वहां से टस से मस नहीं होने दे रही थी, वो कभी पिंक तो कभी स्ट्रॉबेरी रेड तो कभी मरून तो कभी चॉकलेटी, हर एक कलर की साड़ी उसके ऊपर लगाते हुए उसे शीशे में दिखाते हुए पूछ रही थी ये कलर तुम पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ ना एक रॉयल ब्लू और एक स्काई ब्लू भी ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक स्काई ब्लू तुम्हारे पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और जो वो फिरोजी कलर होता है ना, हाँ उसमें तुम खिलोगी। सारे लोग बहुत खुश थे, वही काव्या जो आशी की हालत देख देख करके मन ही मन में मुस्कुराई जा रही थी। लगभग उसके लिए 40 से 50 साड़ियाँ सुरभि जी ने खरीद लिया था। आशी जो उनको मना करती रह गई थी, मगर सुरभि जी कहाँ मानने वाली थी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ज्वेलरी के शॉप में ले आती हैं और उसके लिए एक से एक सुंदर से सुंदर ज्वेलरीज खरीदती हैं। कि तभी सुरभि जी के दिमाग में कुछ आता है और वो सौरभ जी से कहती हैं मैं तो कहती हूँ कि अगर आर्यांशी यहाँ पर आ जाते तो बेहतर होता, उनके भी साइज का चेन और अंगूठी हम ले लेते। जैसे ही आशी ये सुनती है वो झटके से अपनी मॉम से हाथ छुड़ाते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहती है कोई जरूरत नहीं उनको यहाँ बुलाने की, वो क्यों आएंगे यहाँ पर, देखिए आप मेरे साथ शॉपिंग करने आइए तो मेरे साथ ही करिए। और मैं तो कह रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, ये सब वेस्ट मटेरियल होने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला। सुरभि जी जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती हैं चुप कर, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो शर्म कर लो थोड़ी सी। तोता की तरह जहां मन चाहे वहीं टाई टाई करना शुरू कर देती हो, बददिमाग की लड़की।
आशी जो मुंह बनाते हुए काव्या की तरफ देखते हुए कहती है, अरे यार कोई बात ही नहीं सुनता यार मेरे घर पे, समझते ही नहीं यार लोग। इनको बताओ यार मेरी शादी नहीं होने वाली है, कैंसिल होगी मेरी शादी, तुम देख लेना। काव्या जो कहती है, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं हो रही मैडम, अब तो तुम मन बना ही लो कि ये शादी होकर ही रहेगी। आशी जो धीरे से कहती है, बेटा मैं भाग जाऊंगी, वो भी शादी के मंडप से, लेकिन शादी नहीं करूंगी किसी भी हालत में। सौरभ जी जो अपनी बेटी का मन देखते हुए सुरभि जी को समझाते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आशी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, और फिर ये भी तो बात है कि मंत्री जी कितना बिजी रहते हैं, तुम्हें लगता है कि हमारे एक कॉल करने पर वो यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर आ भी गए तो अपना कोई काम, इम्पोर्टेंट काम छोड़ कर आएंगे ना, उनका लॉस होगा उससे। हम किसी और दिन उनके साथ अस्थेले शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तुम हमारी बच्ची के साथ शॉपिंग कर लो, उसके लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो खरीद लो पहले। आशी जो एक बार अपने डैड को देखती है और उन्हें अपनी आंखों से थैंक यू करते हुए कहती है, भगवान की कृपा है कि इनका दिमाग तो काम किया, वरना पता चलता कि मंत्री जी के साथ बैठकर शॉपिंग कर रही हूँ मैं। लगभग रात के 8 बज चुके थे और अब जाकर के एंगेजमेंट की तो सारी शॉपिंग हो गई थी, बचा था तो सिर्फ आशी का मेकओवर कराना। सुरभि जी जो उसी मॉल के एक बड़े से ब्यूटी पार्लर में आशी को जबरदस्ती ले जाने लगती हैं, मगर आशी जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मम्मी इससे तो प्लीज छोड़ दो, मम्मी नहीं कराना यार मुझे फेशियल वेशियल। सुरभि जी जो कहती हैं, जाकर देखो बाहर की लड़कियों को, अरे छोड़ो बाहर की लड़कियां, काव्या को ही देखो, बेटा तुम एक हफ्ते में कितने बार आ जाती हो ब्यूटी पार्लर। काव्या जो थोड़ा सोचते हुए कहती है, आंटी 2 से 3 बार तो आना ही पड़ता है। सुरभि जी जो कहती हैं, कुछ सीखो इस लड़की से, और एक तुम हो नालायक कहीं की। वहीं निर्मला जी जो आशी को सपोर्ट करते हुए कहती हैं, वैसे आपकी बेटी सच में बहुत यूनिक है, हाँ थोड़ी बदमाश है और मेरी बच्ची को भी बदमाश बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, मगर इस बात के लिए तो मैं मानूंगी इसे, हर लड़कियों की तरह इसके शौक नहीं है, ये बहुत ही यूनिक है, और जिस तरह से इसका बिजनेस माइंड से चलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बच्ची की इतनी जल्दी शादी नहीं करानी चाहिए। पहली बार निर्मला जी की बात आशी को पसंद आई थी, वो तुरंत ही सुरभि जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और निर्मला जी को जाकर गले लगाते हुए कहती है, थैंक गॉड आंटी, आप तो समझी मेरे दिल का हाल, प्लीज़ मम्मा को समझाइए ना, मुझे नहीं करनी अभी शादी, और क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं कौन सी बुढ़ी हो रही हूँ, मेरे दांत गिरने लगे या मेरे बाल झड़ने लगे। सुरभि जी जो निर्मला जी से पूछती हैं, आप ही बताइए, क्या अगर आपकी बेटी के लिए मंत्री का रिश्ता आता तो क्या आप कभी कैंसिल करती। और आपको पता है 3 से 4 साल हो गए मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढते हुए, मगर आज तक किसी भी लड़के ने हाँ नहीं किया, क्योंकि इसकी करतूत ही ऐसे हैं। अब आपकी बेटी तो इतनी सहज है, इतनी प्यारी है, इतनी भोली है, इतनी स्वीट लड़की के लिए तो कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा, मगर मेरी लड़की जैसे तूफानी लड़की के लिए भला कौन सा रिश्ता मानेगा और कौन सा परिवार इसे अपने घर की बहू बनाएगा। काव्या जो सुरभि जी के पास आते हुए कहती है, आंटी आपको पता है मम्मा को लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आप भी बताइए क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह हूँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ। सुरभि जी जो कहती हैं, आपको नहीं पता निर्मला जी कि ऐसी बेटी पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आशी को कितना मारा, कितना पीटा, कितना उसे समझाने की कोशिश की, अरे कई व्रत भी रहा मैंने कि मेरी बच्ची भी लड़कियों की तरह थोड़ा बिहेव करे, लेकिन नहीं, इसे तो बस बंदरों की तरह हरकतें करनी है। सौरभ जी जो सुरभि जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं अपनी बच्ची के बारे में। जैसे आशी ये सुनती है वो अपने पापा की तरफ आगे बढ़ी ही थी कि सौरभ जी आगे कहते हैं, अब कुछ दिन के लिए तो मेहमान है हमारे घर पर, उसके बाद तो ये जाने वाली है ना मंत्री जी के घर पर। अगर इस तरह से सबको अपनी बेटी के बारे में बताओगी तो भला क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके दिमाग पर भी तो सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान के लिए इस तरह का अपशब्द यूज नहीं करते सुरभि। आशी जैसे ही आगे बढ़ी थी वो फिर से 3 कदम पीछे होते हुए कहती है, वाह वाह पापा, आज तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण पकड़ूं मैं। वहीं दूसरी तरफ रायज़ादा मेंशन में सारा परिवार इकट्ठा हो गया था। सब लोग वहां पर बहुत खुश थे और बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही थीं।
आर्यांश बाहर से किसी मीटिंग से अंदर की तरफ आ रहे थे, कब से मिलने आ गई। वेदाक्ष आर्यांश के सामने आते हुए उन्हें गले लगाते हुए कहता है, कहाँ बिजी हो भाई, कब से आया हुआ हूँ मैं, और आप होगी मुझ पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। बचपन में तो इतना डांटा करते थे और मेरे साथ खेलते भी थे। आर्यांश कहते हैं, मैं खेलता था, मैं बचपन से ही अपने काम में बहुत बिजी रहता था और तुम्हारी तरह बेफालतू इंसान नहीं हूं मैं। सामने से हटो, मुझे काम है। वेदाक्ष उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे सुनो तो भाई, वो आपसे ना एक अपील करवानी थी। आर्यांश अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या कराना था। वेदाक्ष कहता है, अब आप मंत्री है ना, रिक्वेस्ट मतलब आपकी लैंग्वेज में अपील ही हुई ना। आर्यांश कहते हैं, जल्दी बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो। सॉरी, जल्दी बोलो। वेदाक्ष कहता है, भाई इतने शोरगुल में नहीं बता सकता, थोड़ी प्राइवेट बात है भाई। और वो आर्यांश के साथ उनके रूम में जाते हुए कहता है, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सब कुछ ना डिटेल में बताता हूँ। तो बात ऐसी है ना भाई। आर्यांश कहते हैं, जैसी भी है तुम बताओ, बाद में मैं सोचूंगा कि कैसी बात है, अगर अच्छी लगी तो मानूंगा, अदरवाइज तुम्हारे मुंह पर 2 थप्पड़ पड़ेगा। वेदाक्ष थोड़ा डरते हुए कहता है, भाई डांटो तो नहीं भाई, प्लीज सुन तो लो। आर्यांश जो अपना सिर हम हिला देते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। वेदाक्ष उनके सामने नीचे बैठते हुए उनके पैर को थोड़ा नाटक में दबाते हुए कहता है, भाई आपकी उम्र 29 है और मेरी उम्र 24, तो भाई आपको नहीं लगता कि आपके साथ साथ अगर मैं भी निपट लूँ तो अच्छा रहेगा। आर्यांश जो उसके हाथ को अपने पैर से हटाते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, और ये निपट मतलब क्या। हाँ, वेदाक्ष जो कहता है, नहीं नहीं, वो मरने वाला निपटना नहीं बोल रहा हूँ, वो शादी वाला निपटना बोल रहा हूँ। आपकी शादी हो ही रही है, तो अगर 1 मंडप की जगह 2 मंडप सज जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। आर्यांश जो कहते हैं, इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारे कॉलेज भी अभी कंप्लीट हुई नहीं है, मास्टर्स हुए नहीं अभी तुम्हारे, और तुम्हें शादी करनी है। वेदाक्ष कहता है, भाई पढ़ाई वढ़ाई करता रहूंगा, लेकिन मुझे भी चाहिए भाई कोई लाइफ पार्टनर। एक सुशील सुंदर प्यारी कन्या मिली है भाई, आप उसे जानते ही होगे, वो जो भाभी है ना, उनकी दोस्त है, क्या नाम था उसका, काव्या। भाई बहुत प्यारी है, अगर आपके साथ साथ मेरी भी एंगेजमेंट हो जाती ना तो बड़ा मेहरबानी हो जाता भाई। आर्यांश जो खड़े होते हुए गुस्से में कहते हैं, तो ये बकवास करना था तुम्हें, आई थॉट कि कुछ जरूरी काम होगा, निकलो अभी के अभी। वेदाक्ष जल्दी में खड़े होते हुए कहता है, भाई बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में फर्स्ट साइट लव हो गया भाई, प्लीज। ओह, तो मोहब्बत हो गई तुम्हें, आर्यांश गुस्से में कहते हैं। वेदाक्ष अपना सिर हाँ में हिलाते हुए थोड़ा शर्मा जाता है। आर्यांश उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, तुम एग्जाम से ठीक से पास नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें मोहब्बत करनी है। हाँ, पहले अच्छी लाइफ जियो, अच्छी लाइफस्टाइल बनाओ, और हाँ, किसी लड़की से शादी करने से पहले सेटल हो जाओ। लड़कियों के खर्चे पता है कितने होते हैं, संभाल पाओगे किसी लड़की को अपनी बदौलत। चलो दफा यहाँ से। और ये बोल करके वो डांट करके वेदाक्ष को बाहर कर देते हैं। वेदाक्ष काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था और वो रूम से बाहर जाते हुए कहता है, मुझे भी शादी करनी है यार, ये तो गलत बात है, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना। वेदाक्ष की एक छोटी बहन जिसका नाम पिया था, वो भी आर्यांश के ही रूम में आ रही थी। वेदाक्ष को इस तरह बाहर खड़ा देखकर वो उसके ऊपर थोड़ा हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, फिर से आर्यांश भाई से डांट पड़ गई क्या। जहां आर्यांश वेदाक्ष को जरा भी भाव नहीं दिया करते और हमेशा उसे डांटा ही करते थे, वहीं पिया को वो बहुत मानते थे और इसी बात का पिया हमेशा फायदा उठाती थी और साथ ही वेदाक्ष को हमेशा चिढ़ाती भी रहती थी। वो जैसे आर्यांश के रूम में जाने वाली होती है कि वेदाक्ष उसे वार्न करते हुए कहता है, भाई बहुत गुस्से में है, जाओ, तुम्हें भी डांट पड़ेगी, और जाओ प्रसाद लेकर आओ तुम भी। पिया जो कहती है, मुझे नहीं डांटते मेरे भाई, वो मेरे फेवरेट हैं और साथ ही मैं भी उनकी फेवरेट हूँ, समझे। आर्यांश जो आशी की बनाई हुई पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे और अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसकी पेंटिंग से बात करते हुए कहते हैं, और कितना वेट कराएंगे आप अश्विनी राठौर जी,
आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। मैंने तो शादी का भी डेट तय करवा दिया है पंडित जी से कह करके। अब बस जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर बुलाना है। वहीं पीछे से पिया, जो अपने भाई को इस तरह बातें करता हुआ देख करके कहती है, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो। जैसे ही आर्यांश पिया की आवाज़ सुनते हैं, वो झटके से उस पेंटिंग पर पर्दा लगाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पिया? पिया जो कहती है, आपको देख रही थी। आप भाभी से इस तरह क्यों बात कर रहे? आपके पास नंबर नहीं है उनका? आर्यांश जो पिया से कहते हैं, तो तुम यहाँ पर जासूसी कर रही थी मेरी? पिया जो कहती है, जी नहीं, वो आपको बड़ी माँ बुला रही थी। एक्चुअली भाभी के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह आई हैं और साथ ही कुछ कपड़े भी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपसे ही डिसाइड करवाया जाए कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है और आपके लिए भी कुछ सामान आया है, तो बस वही देखना था। आर्यान जो कहते हैं, कह दो कि मैं अभी बिजी हूँ और मॉम को जो भी पसंद आता है वो रख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोल करके वो जैसे ही मुड़े थे कि पिया उनके सामने आते हुए कहती है, भाभी को देखने में बिजी है, ये भी बता दो मम्मा को। वैसे मैं तो कहती हूँ कि मैं ये बात दादी को बता देती हूँ, वो तो वैसे भी सारे लोग को ये बात बता देंगी और पूरे घर में नहीं पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देंगी कि आप उनकी पेंटिंग से बैठ करके बातें कर रहे हो। आर्यांश पिया को देखकर कहते हैं, कुछ ज्यादा बदमाशी कर रही हो तुम पिया। पिया जो कहती है, ऑब्वियसली क्यों नहीं करूंगी, आप इतने बड़े होकर के बदमाशी कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस एक बार आने दीजिए भाभी को, सारी बातें बताऊंगी कि आप किस तरह से उनकी पेंटिंग से बात किया करते थे। वैसे इतनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। वो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए स्मर्क करते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा। और कुछ सुनना है तुम्हें? पिया जो कहती है, नहीं मैं क्यों सुनूंगी और कुछ, आप सुनाइए भाभी जी को। और ये बोल करके वो वहां से भाग जाती है और थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ दादी माँ को सब कुछ बताने कि आप उनकी पेंटिंग से बातें करते हैं। और ये चिल्लाते हुए वो बाहर भाग जाती है। वही वेदांश भी आकर के अब हॉल में बैठ चुका था। हॉल में सारे लोग बैठे हुए आर्यांश और साथ ही आशी के लिए खूबसूरत ज्वेलरीज वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे। वही जब दादी माँ पूछती हैं, कहाँ है आर्यांश, आए नहीं वो, तुम बुलाने गई थी ना पिया? पिया जो कहती है, भाई तो इस वक्त भाभी, उसने इतना बोला ही था कि तभी आर्यांश के ऊपर से आवाज आती है, आ रहा हूं मैं। पिया जो आर्यांश को आता देख करके चुप हो जाती है। और वही वेदांश जा करके अपनी बड़ी माँ के पास बैठ जाता है, क्योंकि वेदांश को डर था कि कहीं ऐसा ना हो आर्यांश आते ही उसे डांटना शुरू कर दे। दादी माँ जो आर्यांश के आते ही उनके लिए अच्छे अच्छे कुर्ता वगैरह सेलेक्ट करते हुए कहती हैं, मैं तो कहती हूँ ये वाला कपड़ा तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम जरा इसे पहन कर तो देखो। और हाँ, शादी के दिन का जो शेरवानी है ना, वो पहले मुझे कोई दिखा देगा तभी मेरे बच्चे को पहनाएगा, मेरे बिना पसंद किए अगर इसे कुछ भी पहनाया गया तो अच्छा नहीं होगा। वही पिया जो कहती है, मेरे आर्यांश भाई के ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगेगा, वो कुछ भी पहन ले, हैं ही इतने स्मार्ट मेरे भाई। पिया की बातें सुन करके सब लोग उसकी बात पर एग्री करते हैं। वही सुलेखा जी जो आर्यांश को आशी के ज्वेलरीज दिखाते हुए कहती हैं, आप देख लीजिए हमारी प्यारी बहू के लिए कौन सी ज्वेलरी सबसे ज्यादा बेहतर होगी। आर्यांश जो सारी ज्वेलरीज को देख कर कहते हैं, ये सारी की सारी उसके आगे फीकी है, वो तो सादगी में इतनी खूबसूरत लगती है, उसे किसी ज्वेलरी की क्या जरूरत। आर्यांश की मॉम जो कहती हैं, वैसे मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा खूबसूरत है और थोड़ा हैवी भी लगेगा तो उसे अच्छा लगेगा, है ना आर्यांश बेटा? आर्यांश जो कहते हैं, नहीं, उसे इतने हैवी ज्वेलरीज पहनने की ना तो आदत है और ना उसे ये सब पसंद है, ये सब वैसे भी एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि उसे तो सिंपल रहना पसंद है, आप लोग को जो ठीक लगे आप दे दीजिएगा। आर्यांश की छोटी चाची जो कहती हैं, वैसे आपके लिए तो सजना होगा उसे, आप ही बता दीजिए कि वो किस में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, हम वही सेलेक्ट कर लेंगे उसके लिए, क्यों, है ना मम्मी जी? और वो दादी माँ से पूछती हैं आर्यांश के। दादी जी भी कहती हैं, बात तो सही है,
आखिर लड़कियों को अपने शौहर के लिए तो सजना होता है, आखिर लड़कियों को अपने पतियों के लिए तो सजना होता है। तो दीजिए आपकी होने वाली पत्नी पर कौन सा जेवर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, हम वही सेलेक्ट कर लेंगे। आर्यन जो अपने काउच से खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे पसंद आने के लिए उसे किसी जेवर की ज़रूरत नहीं है, वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, बाकी आप लोग की मर्जी। और ये बोल कर के वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जहाँ इतनी हंसी ठहाका मच रही थी और पूरी खुशियों का माहौल था, वहीं आशिक के दिल में कहीं ना कहीं एक अंधकार सा छाता जा रहा था और उसे लग रहा था बस अब उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे फुल स्टॉप के मोड़ पर आ चुकी है। सुरभि जी ने ज़बरदस्ती उसका फेशियल वगैरह भी करा दिया था। आशी जो अब घर पहुंच चुकी थी। सब लोग नीचे जो शॉपिंग का सामान देख करके खुश हो रहे थे। आशी जो अपने बालकनी एरिया में खड़ी होकर के आसमान को देख रही थी और आसमान के खूबसूरत तारों को, और वो तारों को देखते हुए उनसे ही कहती है, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने का मौका मिलता है। मुझे तो बस बांध लिया गया यहाँ पर। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ आज़ाद रहने की, मगर शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी शादी करा करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना है। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। आखिर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर कब होगा, कब मैं अपने वो सपनों की दुनिया जी पाऊंगी जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। मेरी अपनी लग्जूरियस कार्स होंगी, मैं अपने स्पोर्ट्स कार में हवाओं की तरह उड़ूंगी, अपना खुद का बिजनेस रन करूंगी। किसी और की गुलाम नहीं बनना है मुझे, और शायद मैं बनकर रह भी नहीं पाऊंगी। कोई तो ऑप्शन दीजिए भगवान जी, आखिर क्या करूं मैं। वहीं दूसरी तरफ रायज़ादा मेंशन में आर्याश भी अपने रूम के बालकनी में खड़े थे और वो भी उसी चांद को देख रहे थे जो चांद इस वक्त आशी की आंखों में आंसू दे रहे थे। जहां आशी उस आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर रोई जा रही थी, वहीं आर्यांश उसी वक्त के बारे में सोच सोच करके मन ही मन में खुश हो रहे थे और काफ़ी डेस्परेटली उस दिन का वेट कर रहे थे जब फाइनली आशी उनकी हो जाएगी। वो चांद को देख कर कहते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दिन था जिस दिन तुम मुझे पसंद आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी यूनिक टेस्ट होगी। हाँ, थोड़ा अकड़ू हो, थोड़ा नाटक भी करती हो और बदमाश तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैं सुधार दूंगा तुम्हें। बस एक बार तुम मेरी बन तो जाओ। उसके बाद बताता हूँ आशी कि आर्यांश शाहज़ादा तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो सकता है अगर तुम उनके साथ अच्छी रहने की कोशिश करोगी तो, और आर्यांश शाहज़ादा कितना बुरा हो सकता है अगर उसके साथ ज़रा भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो। आखिर दोनों में से किसकी ख्वाहिश पहले पूरी होगी? क्या आशी अपने वो बिजनेस लाइफस्टाइल को कभी जी पाएगी जो उसने सोचा था? क्या उसकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ रह जाएंगी जो वो पहले हमेशा से जीती थी या जीना चाहती थी, या फिर आर्यांश शाहज़ादा के बंधन में वो सारी चीज़ें उससे दूर हो जाएंगी? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।